दूर किसी गांव में रीना अपनी मां कमला और पिता मोहन के साथ रहती थी। कोमल अभी 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट थी जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। एक सुबह, अरे बेटी रीना, रीना जल्दी उठ वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। अरे रीना की माँ, बच्चे को थोड़ा और सोने दो। रात भर पढ़ाई करके 12-1 बजे सोती है हमारी बच्ची, और तुम सुबह सुबह उसके नींद की दुश्मन बन जाती हो। आप भी ना हमेशा अपनी बेटी की तरफदारी करते रहते हैं। ये नहीं कि एक बार इसे अच्छे से डांट लगा दे। देर रात तक बैठकर पढ़ाई करने से इसकी आंखें खराब हो जाएंगी। क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है माँ? सुबह सुबह इतना मत चिल्लाओ ना। शोर की बच्ची, टाइम देख जरा। आज फिर से लेट नहीं होना तो जाकर नहा धो ले। 8 बजने को आए हैं। क्या कहा? 8 बजने वाले हैं? मर गई, आज फिर से मैडम मुझे डांट लगाएगी। रीना जल्दी से उठकर नहाने के लिए चल देती है। कुछ देर में वो स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। रीना कमला और मोहन की इकलौती बेटी थी जिसकी पढ़ाई लिखाई और देख रेख के लिए उसके माता पिता ने बहुत सारे सुख दुख का सामना किया था ताकि वो रीना को एक अच्छी जिंदगी दे सके। और रीना भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वो जिससे प्यार करती थी वो था अजय, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। स्कूल जाकर वो सबसे पहले अजय से मिलती है और कहती है, अजय अब हमारी 12वीं होने वाली है। तुम मुझे ये बताओ कि 12वीं होने के बाद तुम सबसे पहले क्या करोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो चिल करूँगा। ओह, इसके अलावा क्या करोगे? कॉलेज जाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाऊंगा, कश्मीर जाऊंगा, शिमला जाऊंगा, नई नई जगह जाऊंगा और भी बहुत कुछ। और तुम बताओ, तुम क्या करोगी? मेरा तो बस एक ही सपना है, मैं तो कॉलेज के बाद तुमसे शादी करूंगी। अच्छा, मजाक अच्छा है। ये मजाक नहीं है अजय, मैं सच कह रही हूँ। देखो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी भी एक दूसरे से ही करेंगे ना। अभी तो उसके लिए टाइम है ना। अभी ये सब बेकार की बातें मत सोचो। इसमें बेकार क्या है अजय? हम अपने आने वाले कल की बात कर रहे हैं ना। अच्छा बाबा, अब गुस्सा मत हो। चलो ऐसा करते हैं, शादी तो हम दोनों करेंगे ही, तो पहले क्यों ना शादी के बाद वाली रस्म कर ली जाए। क्या कहा? शादी से पहले वाली रस्म? और वो रस्म क्या है? सुहाग रात। नहीं अजय, ये सही नहीं है। ये चीजें शादी के बाद ही अच्छी लगती हैं। ओह यार, शादी की बात करने में दिक्कत नहीं है और ये बात करने में दिक्कत है तुम्हें। हम दोनों शादी करेंगे तो इसमें क्या दिक्कत है? यार छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। हाँ। इतना कहकर अब अजय वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। वो उससे कुछ दिन तक बात नहीं करता, जिसकी वजह से रीना भी बहुत परेशान थी और वो भी दिन रात अजय के बारे में सोचने लगती है। और एक दिन वो अजय की बात मान लेती है और कहती है, यार अजय, तुम ऐसे नाराज मत हो। अब जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूँगी। सच में? बाद में कोई ड्रामा तो नहीं करोगी ना? नहीं, मेरे लिए तुम बहुत जरूरी हो। मैं वही करूँगी जो तुम चाहोगे। ठीक है, फिर रात को कोई बहाना करके घर आ जाना। मेरे घर मम्मी पापा हफ्ते में एक बार बाहर जाते रहते हैं। रीना प्यार और नादानी में जरा भी फर्क नहीं देख पाई और वो अजय की बात मानकर घर पर कह देती है कि वो दोस्त के घर पढ़ाई के लिए जा रही है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी और वो अजय के घर छुपते छुपाते पहुंच जाती है और अगली सुबह अपने घर ऐसे आती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे बिटिया, लगता है रात भर जाग कर पढ़ाई करी है। देखो तो आंखें कैसी लाल हो रही है इसकी। हाँ पापा, रात भर पढ़ाई की थी इसलिए आंखें लाल हो रही हैं। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। रुक तो, तेरे गले पे ये निशान कैसा है? जरा दिखा तो। कुछ नहीं माँ, वो मेरी दोस्त के घर में मच्छर बहुत थे, उसकी वजह से ये निशान हो गए। मुझे नींद आ रही है अब। रीना झूठ बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है और 3 महीने बाद रीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो जल्दी से ये बात अजय को बताती है। अजय, गड़बड़ हो गई, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब क्या करूँ? तो इसमें डरने की क्या बात है रीना? शांत हो जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल बाजार में बहुत सी दवाइयाँ आती हैं। मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अजय, ये हमारा पहला बच्चा है। रीना परेशान मत हो, अभी तो हम दोनों ही स्कूल में हैं। हम अभी जिम्मेदारी नहीं ले सकते ना। हाँ, तुम सही कह रहे हो। भोली भाली रीना अजय की बातों में आ जाती है और वो अपने पहले बच्चे को गिरा देती है। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। एक बार फिर अजय रीना को अपनी बातों में फंसाकर अपने घर बुलाकर उसका इस्तेमाल करता है। वो रीना को पूरी तरह से अपने प्यार के जाल में फंसा चुका था और वो नहीं चाहता था कि रीना कभी भी उसे किसी चीज के लिए ना करे। लेकिन एक बार फिर रीना प्रेग्नेंट हो जाती है। वो दिन थे 12वीं के एग्जाम के। वो फिर से अजय को बताती है। अजय उसे फिर से वही
गोली देकर चुप करवा देता है। ये 1-2 बार की बात नहीं थी, अब ये सब अजय के लिए आम बात हो गई थी। उनके रिश्ते को अब 4 साल हो चले थे और इन 4 सालों में रीना 11 बार प्रेग्नेंट होकर अपने बच्चे गिरा चुकी थी। वो हर बार अजय को शादी करने के लिए कहती, पर अजय किसी न किसी बहाने से उसे टाल देता। एक दिन, अजय हमें इस रिश्ते में पूरे 4 साल हो गए हैं और मैं कब से कह रही हूँ मेरे घर वालों से हमारी शादी की बात कर लो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो। रीना थोड़ा समझो, अभी मैं शादी नहीं कर सकता, जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, मेरे पास कोई अच्छी जॉब नहीं है। अरे तुम मुझे बस 2 वक्त की रोटी भी दो, वो भी मेरे लिए काफी है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और अपने होने वाले बच्चे के साथ। क्या कहा? होने वाले बच्चे के साथ? यानी तुम फिर से प्रेग्नेंट हो? हाँ, और इस बार मैं इसे गिराना नहीं चाहती हूँ। ये हमारा 12वां बच्चा है और मैं इसे दुनिया में लाना चाहती हूँ तुमसे शादी करके। रीना तुम ये कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए, मुझे नहीं। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, समझो, और दवाई खाओ, इस बच्चे को गिराओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। आज ही मैं अपने और तुम्हारे घर पर हमारे बारे में बताने जा रही हूँ। मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे जाती हो। अजय रीना को रोकने के चक्कर में सीढ़ियों से धक्का दे देता है और रीना वहाँ से गिर जाती है और ज्यादा खून बहने की वजह से वो मर जाती है। ये देख अजय घबरा जाता है और वो वहाँ से फरार हो जाता है। आसपास के लोग जब रीना को मरा हुआ पाते हैं तो जल्दी से हॉस्पिटल में कॉल करते हैं। रीना की मौत की खबर से उसके माता पिता के होश उड़ जाते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो रीना के माता पिता को रीना के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चलता है और वो शर्म की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। वहीं रीना और उसके मरे हुए 12 बच्चों की आत्मा यहाँ वहाँ भटकती रहती है, जो कि एक दिन अजय के घर पर पहुँच जाते हैं, जिन्हें देख अजय कहता है, हाँ तो तुम कौन हो? क्यों पहचाना नहीं अजय? तो तुम रीना, तुम मर गई थी ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मर गई हूँ, तभी यहाँ आई हूँ। नहीं, ये जरूर कोई सपना है। ये एक बुरा सपना है ना? बुरा सपना तो तुम हो अजय, वो बुरा सपना जिसमें एक हस्ती खेलती रहती जिंदगी बर्बाद की, 12 बच्चों को मौत के घाट उतारा, मेरे माता पिता को मरने पर मजबूर किया, सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए। जब हम सब मर गए हैं तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर रीना अजय को मौत के घाट उतार देते हैं और अपना बदला लेने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। चंद्रनगर में राम कुमार नाम का एक व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी लता और 8 साल की बेटी आशा और 5 साल के बेटे अमर के साथ रहता है। आशा राम कुमार की पहली पत्नी की बेटी है जो अब इस संसार में नहीं है। 6 साल पहले राम कुमार की पहली पत्नी गीता का देहांत हो चुका है। दूसरी पत्नी लता ने कभी आशा को माँ की तरह प्यार दुलार नहीं किया। लता हमेशा आशा को डांटती ही रहती है। लता अमर को स्कूल के लिए तैयार कर रही है। आशा चल जल्दी से घर में झाड़ू लगा ले, कपड़े भी धोने हैं। माँ, आप मुझे कभी पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं भेजती? तू क्या करेगी कमबख्त स्कूल जाकर? अगर मैं तुझे स्कूल भेज दूंगी तो घर में काम क्या तेरी माँ का भूत करेगा? चल दफा हो जा और घर में झाड़ू लगा ले, नहीं तो तेरी क्लास में झाड़ू से यहीं ले दूंगी। चल भाग यहाँ से। आशा डर गई और वहाँ से चली गई। माँ, आप आशा दीदी को कभी स्कूल क्यों नहीं भेजती? चुपचाप स्कूल जा, ज्यादा मत सोच। इसे भी जल्दी भेजूंगी, मगर स्कूल नहीं, नरक में, इसकी माँ के पास। अमर स्कूल चला जाता है। अमर के स्कूल जाने के बाद आशा की सौतेली माँ आशा के पास आकर उसे पीटती है और कहती है, आशा, अगर तूने आज के बाद अमर के सामने स्कूल जाने की बात की तो तुझे जान से मार दूंगी, समझी? शाम को आशा और अमर घर के बाहर खेल रहे हैं। तभी आशा की सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। हरामखोर, कितनी देर से तुझे बुला रही हूँ मगर तेरे कान पर जू नहीं चलती। अभी तुझे ठीक करती हूँ। तभी रामकुमार वहाँ आ जाता है और अपनी पत्नी लता को समझाने की नाकाम कोशिश करता है। अरे आशा की माँ, खेलने दो उसे, क्यों डांट रही हो? बच्ची ही तो है। खबरदार, जो मुझे इसकी माँ कहा तो जबरदस्ती इसे मेरी बेटी ना बनाओ। जाओ अपना काम करो। बेचारा रामकुमार पत्नी को गुस्से में देखकर चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है और लता आशा को पीटती है और कान पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाती है। चल हरामखोर, बर्तन मांज,
तेरी माँ नहीं आएगी मांझने, ये तो तुझे ही मांझने पड़ेंगे। अगले दिन सुबह राम कुमार को काम की तलाश में शहर जाना पड़ता है। अच्छा अमर की माँ, मैं जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ। अमर और आशा का ख्याल रखना। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ, मुझे सब पता है कैसे ख्याल रखना है और किसका रखना है। पिताजी अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। अच्छा बेटी, तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। रात के 2 बजे हैं। अचानक लता उठ जाती है और वो आशा के कमरे में झांक कर देखती है। आशा गहरी नींद में सो रही है। ये देखकर उसकी शैतान खोपड़ी में उथल पुथल होने लगती है। आशा की सौतेली माँ आगे बढ़ते बढ़ते सोचती है, आज मौका अच्छा है इसे सबक सिखाने का, और तकिया उठाकर वो आशा के मुंह पर रखकर आशा को मार देती है और घर के बगीचे में गड्ढा खोदकर आशा की लाश को उसमें दबा देती है। अगली सुबह अमर आशा को घर में ना पाकर अपनी माँ से सवाल करता है। माँ, आशा दीदी कहाँ है? वो अपने कमरे में भी नहीं है। वो रात अपनी नानी के घर चली गई। चल तू अपना काम कर, आ जाएगी। 2-3 दिन गुजर गए। अमर आज बगीचे में उदास बैठा है। तभी वहाँ आशा की आत्मा आ जाती है और अमर को सब बताती है। अमर, अमर, कौन हो तुम? अमर डर जाता है। डरो नहीं अमर, मैं तुम्हारी आशा दीदी की आत्मा हूँ। मगर दीदी, तुम तो नानी के घर चली गई थी। नहीं मेरे भाई, सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। और आशा की आत्मा अमर को सारी घटना विस्तार से बताती है। उसी दिन अमर के पिताजी भी शहर से लौट आते हैं और अमर सारी बात पिताजी को बता देता है। अमर के पिताजी पुलिस बुलाते हैं। बगीचे में खुदाई करवाई जाती है और वहाँ आशा की सड़ी गली लाश निकलती है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस औरत को। मुझे इसे पत्नी कहते हुए भी शर्म आती है। रे चल पापण, तू समाज में रहने लायक ना है। इब जीवन भर जेल में चक्की पीसी हो।